द न्यू टॉपिक फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो क्या क्या क्लोनिंग वेक्टर, अगर एक नॉर्मल हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ PBR322, ये एक ई कोलाई का वेक्टर होता है, ठीक है ना। ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर होता है, ठीक है, जिसका नाम है PBR322। तो ये वेक्टर अगर मैं एक एग्जांपल के लेकर के, अपने कोर्स में भी यही है, तो इस एग्जांपल को लेकर के आगे बढ़ूं तो मेरे पास इसके कई अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पहला बात करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ORI से स्टार्ट करते हैं, यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये फैक्टर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का क्या जरूरत है? तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मेनली फैक्टर यहां सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह यहां वर्क करता है। एक पार्ट होता है जो PBR322 यानी एक क्लोनिंग वेक्टर में एक प्लाज्मिड है ये, ठीक। तो प्लाज्मिड के एक क्लोनिंग वेक्टर में ये पार्ट रहता है ORI, यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक ऐसी साइट होती है क्लोनिंग वेक्टर्स में जहां पास फॉरेन डीएनए सबसे पहले आके अलाइन होगा, ठीक। अब यहां पास अलाइनिंग होने के कारण उसको रिप्लिकेट करना चालू कर देगा। रिप्लिकेट मतलब अपने नंबर्स को इंक्रीज करना चालू कर देगा। तो एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कॉपी नंबर को भी सपोर्ट करेगा, यानी कॉपी नंबर के सीक्वेंस को या फिर कॉपी नंबर कितने होने चाहिए इस फैक्टर को भी कंट्रोल करेगा। जी हाँ, तो ORI इस कॉपी नंबर के फैक्टर्स को भी कंट्रोल करता है कि हाँ कितनी रिप्लिकेशन होना चाहिए, कितने और नए RDNA यानी रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेंट की फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये सारा का सारा चीज ORI कंट्रोल करता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अगर अपने को रिप्लिकेशन ज्यादा चाहिए, अपने को कॉपी नंबर ज्यादा चाहिए, तो हम ऐसे प्लाज्मिड यूज करेंगे या फिर ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे जिसका ORI यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बहुत ज्यादा हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करता हो। तो ये हो जाएगा ORI। स्टार्ट, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, ये सारा का डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लेना। जिसके पास अरिहंत बुक है, ठीक है ना, मैं अरिहंत बुक के ही फॉलो करता हूँ और उसी से पढ़ाता हूँ। तो आप अरिहंत बुक जिसके पास है तो उसको नोट्स लेने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे इसी में। अब नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आती है सेलेक्टेबल मार्कर्स। SELECTABLE सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर? सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है। तो देखो, सेलेक्टेबल मार्कर्स एक टाइप के आइडेंटिफायर्स टाइप बोल सकते हो, एक टाइप के आइडेंटिफायर्स होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करते हैं, या फिर इसी को सिंपली आप बोल सकते हो कि ये मदद करते हैं पहला तो आइडेंटिफिकेशन में। कवर चेंज करें क्या? चलो चेंज करते हैं। जस्ट पहला तो आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFIC आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं, और दूसरा एलिमिनेशन में मदद करते हैं, ELIMI एलिमिनेशन में मदद करते हैं। किस चीज का? देखो, सेलेक्टेबल मार्कर्स कुछ ऐसे टाइप के आइडेंटिफायर्स होते हैं या फिर ऐसे टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो कि या तो पहला तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं और दूसरा एलिमिनेट कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। FORMENT, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, लिख लेना। ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे कैसे? अब ये दोनों टर्म्स भी आपको आइडेंटिफाई सिमिलर वर्ड्स हैं, जस्ट उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? इससे पहले एक और वर्ड का मीनिंग समझ लो, पूरा का पूरा जो सिर्फ सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, FORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉरेन डीएनए आएगा,
किसी भी क्लोनिंग साइट पे अटैक करेगा, जैसे कि ये एम्पीसिलिन हो गया, फिर बाम एम्पीसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों, ठीक है, एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, जैसे कि ये साइट पे अटैक किया या फिर ये साइट पे अटैक किया सुटेबल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर करके, ठीक। तो ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक बार और सुनना। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉरेन डीएनए आकर के क्लोनिंग साइट पे क्या करेगा, अटैक कर देगा और उस पे क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर अटैच हो जाएगा या फिर अलाइन हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेंट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ये सक्सेसफुली रिकम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो जाती है तब उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। अगर रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉट फॉर्म, तब उसे हम नॉट फॉर्म आरडीएनए, ठीक है। आरडीएनए अगर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तब उसे हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है दोनों टर्म? तो ये पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन होना, ट्रांसफॉर्मेशन ना होना, ये पूरा का प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक। ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेंट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एक हमारे पास क्लोन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, क्लोन्ड वेक्टर बन जाएगा। अब यहां पास कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स रहते हैं, जहां सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट रहेंगे वहीं पास क्लोनिंग होगी या फिर वहीं पास क्या होगा, फॉरेन डीएनए का अलाइनिंग होगा इस PBR322 या फिर इसी तरह से और कोई क्लोनिंग वेक्टर रहेगा। तो जहां पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट रहेंगी उसी में कुछ रिस्ट्रिक्शन जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक टाइप की REC रिस्ट्रिक्शन जीन है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जीन्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को इनहैबिटेट करेंगे। इनहैबिटेट मतलब इस पूरे प्रोसेस को फॉर्मुलेट करेंगी या फिर आगे बनने देंगी या नहीं बनने देंगी, सारा का सारा चीजें एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कंट्रोल करती हैं। ये भी कंट्रोल है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इससे रिस्ट्रिक्शन जीन्स बोला जाता है। तो यहीं पास पूरा का पूरा प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और यहां तक अभी जो मैंने बोला सेलेक्टेबल मार्कर्स, अभी हमने सारे का सारा चीज कहां पढ़ रहे थे, सेलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर। तो यहां पास कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपने सेलेक्टेबल मार्कर्स, EMPR, ठीक है। इसका नेमिंग फॉर्मेट है, इस तरह से लिखा जाता है। एम्पीसिलिन हो जाएगा और ये TET और इसके ऊपर R, ये टेट्रासाइक्लिन, ठीक। तो इसी तरह से और बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स होते हैं डिफरेंट क्लोनिंग वेक्टर्स में, ठीक। ये नॉर्मल ई कोलाई की बात नहीं कर रहा हूं, एक स्पेशलाइज्ड ई कोलाई की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल ई कोलाई की लेकर के बात करते हैं तो वहां ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल ई कोलाइज में कोई भी स्पेशल या फिर कोई भी सेलेक्टेबल मार्कर्स या रिस्ट्रिक्शन जीन्स नहीं रहता है, ठीक। तो ये बात को ध्यान रखना। एक हम स्पेशलाइज्ड ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर लेके बात कर रहे हैं। चलो तो एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक। आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया अपना सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर्स एक टाइप का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। अगर कोई एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रही है तो उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एम्पीसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। ये तो हो गया PBR322 की हमने बात कर ली। और बहुत सारे इसी के और स्पेशलाइज्ड आते हैं जिसमें क्रोमाफेनिकोल और बहुत सारे एज अ क्या प्रेजेंट रहते हैं, एज अ रिस्ट्रिक्शन जीन बोलो या फिर सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट रहते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट ये पूरे के पूरे सेलेक्टेबल मार्कर्स के ऊपर हम आगे जाके अभी जस्ट इसी के बाद प्रोसेस समझेंगे क्यों मैंने इसे बोला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक।
क्योंकि अपने को इतने एक सेल में बहुत सारे प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, एक सेल में बहुत सारे प्लाज्मिड्स प्रेजेंट रहेंगे। अब हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा प्लाज्मिड है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है, तब ये आप बात करेंगे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। तो जस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया हो। इसी में आगे बढ़ते हैं और कहानी के साथ। तो नेक्स्ट कहानी लिख लो अपना इसी में क्लोनिंग साइट्स की। ठीक, ये सब रब कर दूं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी में क्लोनिंग साइट। CLONING क्लोनिंग साइट। अब फाइनली हमारे पास तो सारे का सारा चीजें हमने समझ लिया कि इसका क्या फर्क है, इसका क्या फर्क, ट्रांसफॉर्मेंट कब बनेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कब बनेगा, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिमूव करने में कौन मदद करता है, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर्स मदद करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट अगर बना है तो अपने को मालूम चल जाता है। ठीक है, तो आप मतलब रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बना है, मतलब आप समझना ना, हमेशा समझना ट्रांसफॉर्मेंट अगर मैं बात बोला, ये वर्ड बोला तो आप समझ लेना रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब RDNA। ठीक है, चलो तो ये बात को हमेशा माइंड में रखना, रिकम्बिनेंट डीएनए वाला। तो ट्रांसफॉर्मेंट बना है, नहीं ट्रांसफॉर्मेंट बना है, तो ये सारा चीजें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों चीजें कंट्रोल करेंगी। तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्लोनिंग साइट, कि आखिरकार क्या ऐसे क्लोनिंग होगी, एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजिंग साइट तो नहीं प्रेजेंट रहेगा, ये सारी चीजें। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स रहते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट इसे बोला जाता है। जैसे कि यहां पास बहुत सारे एंजाइम्स मैंने लिखा है। ठीक, ये वाला अपने पास रोप अपने कोर्स में नहीं है, फिर भी इसका थोड़ा सा सुन लो जस्ट, इसके बाद स्टार्ट कर देंगे टॉपिक को। रोप अपने कोर्स में नहीं है, ना ही ये अपने लेवल में है, फिर भी एग्जाम में आ सकता है, कई बार हो सकता है आ जाए, वैसे तो आया नहीं है क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है तो नहीं आएगा ही। फाइनली रोप क्या होता है? रोप होता है कि ऐसी एक साइट जो कि प्रोटीन की सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन यहां पास ऐसा एनर्जी प्रोवाइड करेगा पूरे के पूरे सिस्टम के लिए, रिप्लिकेशन होने के लिए, फर्दर कॉपी नंबर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए कुछ एनर्जी भी सप्लाई करना पड़ेगा। तो रोप यहाँ एज अ प्रोटीन सिंथेसाइज की तरह वर्क करता है और फर्दर वही प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद वही एनर्जी भी सप्लाई करता है पूरे प्रोसेस के लिए। तो ये अपने कोर्स में नहीं है, इसके लिए इसके पास अगर अपने को प्रोटीन की सिंथेसाइज करना है तो हम यहाँ पास क्लोनिंग कर सकते हैं। ठीक, हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ऐसी बहुत कम ही जीन्स हैं, टोटल पूरे बॉडी भर में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसी जीन्स हैं जो कि प्रोटीन के लिए सिंथेसाइज करती है। बाकी सारी की सारी जीन लौधर भाई वो कभी भी प्रोटीन के लिए सिंथेसाइज नहीं करती। तो ये वाला एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर सकते हैं PBU सेकेंड, इसको कट करने के लिए और यहां पर से प्रोटीन सिंथेसाइज कराने के लिए। तो ऐसा बात करो अपने कोर्स में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एकदम डिटेल में तो उसी की बात करते हैं। तो क्लोनिंग साइट, तो जैसे ही मैं एक फॉरेन डीएनए लेके आता हूं, फॉरेन डीएनए पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस करके अपने पास एक सूटेबल डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मैं कलेक्ट करके लेके आता हूं। ठीक, ताकि मैं इसके साथ जोड़ सकूं। तो अब मैं कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि उसको कट करने के लिए पहले फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए इस्तेमाल किया था, सेम टू सेम वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैं भी यही इस्तेमाल करूंगा। तो यहां बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे इकोराई फर्स्ट, ठीक है, काल फर्स्ट, हिंड सेकेंड, PUV फर्स्ट, पास्ट फर्स्ट, बाम HI फर्स्ट, साल फर्स्ट। ठीक, तो जैसे मैं जिससे मान लेता हूं मैं कौन से यूज किया हूं वहां पर, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यूज किया उसको कट करने के लिए बाम HI फर्स्ट। ठीक है, बाम HI फर्स्ट। ठीक है, बाम HI फर्स्ट का मैंने यूज किया किसको कट करने के लिए, फॉरेन डीएनए। तो सेम टू सेम यही मैं वेक्टर के लिए भी यूज करूंगा। तो यहां भी क्या यूज करूंगा, बाम HI फर्स्ट। अब बाम HI फर्स्ट को अगर कट करता हूं तो ये कौन से साइड को कट करेगा, ये सेलेक्टेबल मार्कर या फिर बोलो तो या फिर ये एक साइड टेट्रासाइनिन की साइड को कट करेगा। मतलब ये पूरे पार्ट को कहीं पास भी इसमें होगा प्लाज्मिड के, ठीक है, PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर में कहीं पास ये साइड होगी इस पूरे यूनिट में और यहीं पास ये जाके अटैक करके कट कर देगा। ठीक, अब जैसे ही कट कर देगा तो मेरे को एक रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस मिलेगा।
GENISI रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस मिलेगा। हमेशा एक बात अपने दिमाग में होल्ड करके रखना, क्या चीजें, कि दैट जो भी रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस रहेगा जो अपने को यहां कट करने के बाद मिलेगा वो बहुत फ्यू होगा, और या फिर करेक्ट वर्ड यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों ये भी तो आता है क्वेश्चन, भाई एक ही रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस क्यों बना, एक से ज्यादा क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस इसी वाले पैटर्न में ही मान लो बन गया, मान लो तो एक से ज्यादा 2 बन गया, ठीक है, 2 3 4 कितना भी बन गया, तो इसके कारण बाद में जब ये रिप्लिकेशन होना चालू कर देगा तब ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा पूरे के पूरे प्रोसेस में। ठीक है, और ये पूरे के पूरे क्लोनिंग वेक्टर, ई कोलाई के क्लोनिंग वेक्टर PBR322 को सीक्वेंसिंग को पूरा डिस्टर्ब कर देगा। इसके कारण क्लोनिंग वेक्टर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये क्लोनिंग वेक्टर डिस्टर्ब, भाई पूरा का पूरा आगे का प्रोसेस रद्दी हो गया। तो इसीलिए हमेशा से हमेशा क्या रहेगा, एक ही रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस यहां भी फॉर्मेशन होगा। तो एक रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस मान लो यहां से फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब मैं यहां से पास से क्या कर दिया, एक नया पूरा का पूरा ये प्रोसेस हुआ, और यहां पास से मेरा ये एक देख मान लो, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस में मेरा एक नया ऐड हो गया, इस तरह से ये हो गया मेरा ऐड। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा RDNA यानी रिकम्बिनेंट डीएनए की यहां फॉर्मेशन हो गई, कंप्लीटेड। अब जैसे ही मतलब यहां क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए अगर बोला तो ट्रांसफॉर्मेंट, TRANSFOR, ट्रांसफॉर्मेंट की फॉर्मेशन हो गई। यहां तक क्लियर। अब ट्रांसफॉर्मेंट इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेंट की फॉर्मेशन होगी, और यही पूरा बन जाएगा अपना क्लोनिंग साइट। यहां पास जैसे ही क्लोनिंग साइट बन गया, टेट्रासाइनिन प्रोसेस, टेट्रासाइनिन यहां जो सेलेक्टेबल मार्कर रहेगा, ठीक है, या फिर जो भी क्या रिस्ट्रिक्शन जीन रहेगा, जो भी रिस्ट्रिक्शन जीन रहेगा, जैसे कि यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर की जगह एज अ टेट्रासाइनिन है इस वाले केस में। ठीक है, तो ये टेट्रासाइनिन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। या फिर इसी को और वर्ड यूज कर सकते हो, सुटेबल वर्ड, तो ये भी यूज कर सकते हो, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड सही है, डिस्टर्ब यूज करो। ठीक है, तो ये टेट्रासाइनिन डिस्टर्ब हो जाएगा, पहले अपनी जगह पे इनिशियल पोजीशन से ट्रांसफॉर्मेंट बनने के कारण इस क्लोनिंग साइट फॉरेन डीएनए के अलाइनिंग के कारण ये टेट्रासाइनिन का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब टेट्रासाइनिन अब क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव टाइप का हो जाएगा। अब आती है पूरी असली कहानी। अब यहां से समझना है ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइनिन का आखिरकार यूज क्या है। अब देखो, अब अपने पास प्रॉपर ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया। अब आखिरी अपने पास आता है कहानी की, भाई हम कैसे पता करें एक सेल में कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा सेल बनाया है। सर हमारे पास तो इतने सारे सेल्स, एक सेल में बहुत सारे, करीबन कितने 100 200 या फिर करीबन, मैं पहले बोला था ना, एक से ज्यादा कॉपी नंबर भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा प्लास्मिड हो सकता भाई। तो ऐसे में कैसे हो सकता है, तो मैं ऐसे कैसे पता करूंगा इतने सारे में से मेरा कौन सा बना है। तो ये प्रोसेस काम करता है अपना, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स काम करते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइनिन। देखो अभी हम एक दूसरे के कारण, एक के कारण दूसरे का पता लगाते हैं। ठीक है, एक के कारण दूसरे का पता कर लगाते हैं। अभी ये तो टेट्रासाइनिन डिस्टर्ब तो हो गया, बट एम्पिसिलिन तो बचा हुआ है यहां। तो हम एम्पिसिलिन की मदद से ये पता कर सकते हैं कि इतने सारों में से कौन सा मेरा ट्रांसफॉर्मेंट बना है। मान लेते हैं यही बना है। अब इसके साथ, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फिर से रिकम्बिनेंट साइट्स, एक ऐसा आरडीएनए को क्रिएट करेंगे, अंतर आरडीएनए क्रिएट करेंगे किस मीडियम में, एम्पिसिलिन की मीडियम में। एम्पिसिलिन की मीडियम में एक आर रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। अब जो भी, अब इसके बाद हर एक के साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, इसकी इंट्रोड्यूस कराना चालू कर देंगे। तो जो भी एम्पिसिलिन की ये रिकम्बिनेंट जो भी डीएनए बना है, जिस ये सारे के सारे प्रोसेसेस में हम हर एक के साथ कराएंगे, तो ये क्या कर जाएगा, एम्पिसिलिन की मीडियम में तो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि एम्पिसिलिन का मीडियम इसमें प्रेजेंट है। बट ये टेट्रासाइनिन की मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पास
टेट्रासाइनिन का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो चुका है। हर एक के केस में नहीं होगा ये कारण, हर एक जो भी नॉन रिकम्बिनेंट रहेंगे, मान लेते हैं ये एक मेरा प्लाज्मिड हो गया, ये नॉन रिकम्बिनेंट है। नॉन रिकम्बिनेंट बोलेंगे तो कैसा रहे कि इसमें अभी क्लोनिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया एम्पिसिलिन की मीडियम में, और मैं इसके साथ एक नॉन रिकम्बिनेंट वाले के साथ करता हूं ऐसा। रिकम्बिनेंट मतलब अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। एक नॉर्मल वैल्यू मान लेते हैं यही वाला है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं तो एक को उठा लेते हैं। अब इसके साथ मैं एम्पिसिलिन वाला रिएक्शन करा रहा हूं ये आर रिकम्बिनेंट डीएनए का, तो यहां पास ये किसी को और को डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहां पास ये वाला ट्रांसफॉर्मेंट सरवाइव कर जाएगा। अब बार बार वर्ड ट्रांसफॉर्मेंट यूज करेंगे, सुटेबल है अभी तक के लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट यहां सरवाइव कर जाएगा, बट ऐसी हम और प्रोसेसेस कराए जाएंगे, बट इसके साथ डायरेक्टली कराते हैं। अब जैसे कि ये बहुत सारे कराए भाई, अब इसके साथ करा रहे हैं, तो यहां पास ये एम्पिसिलिन की कंडीशन में तो सरवाइव कर जाएगा, पर टेट्रासिनिन की कंडीशन में बिल्कुल ना सरवाइव कर पाएगा, मतलब इस प्रोसेस में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां टेट्रासाइलिन की पूरा का पूरा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो चुका है, और डिस्टर्ब होने के कारण ये ट्रांसफॉर्मेंट को रिमूव कर देगा, मतलब उसको किल कर देगा। तो इससे मालूम चल जाएगा भाई हाँ ये हम इसको उठा लेंगे। अब इसी को फर्दर हम क्या कर देंगे, पीसीआर प्रोसेस करेंगे, यानी पॉलीमर चैन रिएक्शन। अभी आप जस्ट इसी प्रोसेस के बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो इस लेक्चर के बाद तो ये पूरा का इसके बाद हम जस्ट यूज करेंगे उस रिकम्बिनेंट डीएनए को, और फर्दर आगे के लिए ले जाएंगे। बट ये प्रोसेस ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लगा आपको कॉम्प्लिकेशन कैसे कि टाइम टेकिंग है। अब हर एक के साथ कराते बैठोगे भाई, कितने सारे ये आरडीएनए का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अपने पास ये इसमें डबल प्लेटिंग करनी पड़ती है, एक तरह से बोलोगे तो डबल प्लेटिंग टाइप करनी पड़ती है। पहले तो इसके साथ रिएक्शन कराओ भैया, ये बनाओ, फिर एक के साथ और रिएक्शन करके ये बनाओ, फिर इसको हर एक के साथ टाइम टेकिंग के साथ साथ डबल प्लेटिंग, मतलब वर्किंग इसका बहुत ज्यादा हाई है। तो इसी पूरे प्रोसेस को कम करने के लिए नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट। मतलब रिकम्बिनेंट को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए एक नेक्स्ट प्रोसेस आता है अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना। चलो तो नेक्स्ट प्रोसेस है इसी में अल्टरनेटिंग सेलेक्टेबल मार्कर। अभी तक तो हमने प्रोसेस समझा कि पूरा प्रोसेस में एक चीज तो अपने को समझ आ गया कि हाँ हम पता कर सकते हैं ऐसे भी, पर ये टाइम टेकिंग है। बट उससे भी आसान तरीका है अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स का इस्तेमाल करना। अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, देखो आप ये एक ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं दैट ये लाइट की ट्रेडियंसी की वजह से, ऐसे लाइट ट्रेडियंसी की वजह से मतलब बोलेंगे तो ऐसे कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस होने के कारण इसका हमें पता लगाया जा सकता है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लाइट स्टेन करते हैं, ठीक। अभी देखो लाइट स्टेन करने का मतलब है कि कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करेंगे, कलरिंग के कारण अपने को मालूम चल जाता है हाँ भाई रिकम्बिनेंट बना है यहाँ, अच्छा कलरिंग नहीं आया, कलरिंग आ गया, अच्छा रिकम्बिनेंट नहीं बना है, कलरिंग नहीं आया, अच्छा रिकम्बिनेंट बन गया। तो ये सारा का सारा, तो इसी के लिए हम एक बहुत बेस्ट सा एंजाइम यूज करते हैं जिसे क्या बोला जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। क्या यूज करते हैं, बीटा गैलेक्टो SIDAS साइडेज, ASE लगा है तो मत जाना, साइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये सारा का सारा प्रोसेस आसान हो जाएगा। कैसे, हम क्या करते हैं, जो भी अपने पास रिकम्बिनेंट बन जाता है, जैसे कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस बन गया, जस्ट एक बार फटाक से रुको। तो हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को लेते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को हम कोडिंग सीक्वेंस यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग सीक्वेंस में पुट करते हैं, ठीक है। अब कोडिंग सीक्वेंस में पुट करने के कारण अगर ये
जैसे कि अपने अगर यहाँ रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन हो गया यानी ट्रांसफॉर्मेंट फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट फॉर्मेशन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा प्लाज्मिड PBr 322 जैसे यही क्लोनिंग वेक्टर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके कोडिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस पे हम इंसर्ट करा देते हैं, या फिर इंट्रोड्यूस बोलो, वर्ड अच्छा लग रहा है, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग करने के कारण ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को इनएक्टिव बना देता है। इनएक्टिव बना देने का मतलब है कि एक टाइप का यहाँ प्रोसेस होता है इंसर्शन इनएक्टिवेशन, उसे बोला जाता है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन मतलब कि जैसे ही वो किसी के सीक्वेंसिंग में कोडिंग में जाएगा तो वो पूरे प्रोसेस को रोक देगा, और पूरे प्रोसेस को रोक देगा तो वो पूरा प्रोसेस इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो यही तरह से ये भी पूरा क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की क्लोनिंग जैसे ही कोडिंग सीक्वेंस में इंटर करता है तो ये पूरे बीटा गैलेक्टोसाइडेज से एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। अब ये इनएक्टिव कर देने के कारण ये से इस यहाँ प्रोसेस समझ आया ना, इंसर्शन इनएक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। तो इस वर्ड को भी यूज करना एग्जाम में, INSERCTIN, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ठीक है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन प्रोसेस होता है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन के कारण अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो कि एक क्या क्रोमोजेनिक इफेक्ट शो करेगा, मतलब एक लाइट इफेक्ट शो करेगा, बट ये अब शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ही कलरिंग शो कर रहा था, अब ये इनएक्टिव हो गया तो ये कलरिंग नहीं शो कर पाएगा। तो इससे मालूम चल जाएगा कि जैसे ही कलरिंग शो नहीं हुई, ठीक है, तो इससे मालूम चल जाएगा कि हमारा रिकम्बिनेंट फॉर्म हो गया है, मतलब RDNA की फॉर्मेशन हो गई है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो, ठीक है, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, एक और केस है कि जैसे कि ये रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, इसको मैंने उठाया, इसके अंदर डाला, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ ऐसा होगा, ये एक ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, BLUE, ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस कर देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। इससे मालूम चलेगा भाई कि अभी अरे यहाँ रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ। अच्छा, अगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगी, और इनएक्टिव हो जाएगी तो इनएक्टिव होने के कारण वो कोई कलर शो कर पाएगा क्या, नहीं। अगर एक्टिव रहता है तो ब्लू कलर शो करता है, तो यहाँ पास ये अगर इनएक्टिव है तो ये ब्लू कॉलोनीज की फॉर्मेशन कर देगा, और इससे हमें मालूम चलेगा अभी तक रिकम्बिनेंट नहीं बना। अगर ब्लू कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इससे मालूम चलेगा अरे रिकम्बिनेंट बन गया, ओहो। चलो, तो ये था पूरा का पूरा कहानी फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर की। आखिरकार बड़ी मजेदार थी। आई थिंक सो कि आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, नहीं तो डिसलाइक बिल्कुल नहीं। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।